हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारा फाइंडिंग द एक्स के हमने बेसिक कंसेप्ट समझे थे और हमने उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी चैप्टर के हम आगे उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं सो डैट आपको कोई समझने में परेशानी ना हो और आपको पेपर में इजी हो। आप इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और आप कम से कम टाइम में अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए माइन सप्लायर्स 10,000 टन्स ऑफ कॉपर और, ठीक है, वो क्या करता है, कॉपर और को सप्लाई करता है कंटेनिंग एन एवरेज नंबर ऑफ 1.5 वेट% ऑफ कॉपर टू ए स्मेल्टर एवरी डे। ठीक है, द स्मेल्टर एक्सट्रैक्ट्स 80% ऑफ द कॉपर फ्रॉम द ओर ऑन द सेम डे। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन टर्न्स पर डे। तो हमें बताना है कि जो हमारी कॉपर की प्रोडक्शन है वो कितनी होती है पर डे में, मतलब एक डे में हमारी कितनी वो कॉपर की प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि ये हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सप्लाई है कॉपर ओर की वो कितनी है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 10,000 टन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने बोला है कि और कंटेनिंग एन एवरेज नंबर ऑफ 1.5 वेट% ऑफ कॉपर। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्मेल्टर को देता है, स्मेल्टर को कितना करता है, स्मेल्टर को कितना मिलता है, स्मेल्टर हैव कॉपर अमाउंट। देखो हमारे पास कितना कॉपर अमाउंट होता है हमारी ओर में, कॉपर जो एक्चुअली होती है वो कितनी होती है, कॉपर अमाउंट कितना होता है हमारे पास 1.5 वेट% ऑफ, या इसका जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसका 1.5% क्या होता है हमारे पास, कॉपर होती है। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 10,000 का 1.5%। ठीक है, तो निकालते हैं तो हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास आ गया, तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अमाउंट होता है 150 टन्स। ठीक है, 150 टन्स हमारे पास क्या आएंगे, कॉपर हमें मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो स्मेल्टर होता है वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। स्मेल्टर क्या करता है, स्मेल्टर, ठीक है, स्मेल्टर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, एक्सट्रैक्ट करता है कॉपर को सेम ही डे पे कितनी करता है, 85% कॉपर जो हमारी ये है इसमें से 85% वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो 85% निकालिए इसका 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 2, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 40, तो ये हमारे पास हो गया 120 टर्न्स। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा डे होता है तो ऑन द सेम डे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है 120 टर्न्स क्या होता है हमारे पास कॉपर हमें मिलता है। जो हमारा स्मेल्टर होता है वो 120 टर्न्स ऑफ कॉपर निकालता है हर डे पे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होता है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना था, निकालना बहुत इजी था। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमारे टोटल अमाउंट ऑफ कॉपर कितना होता है, 10,000 टन्स था। तो उन्होंने बोला जो हमारे पास 10,000 कॉपर और होती है उसमें हमारा 1.5% ही हमारा कॉपर होता है, उसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो क्या होता है, एक तरह से वेस्टेज होता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा था, 150 टन्स हमारा क्या था, 10,000 टन्स कॉपर और में से 150 टन्स ही हमारे पास कॉपर होता है। ठीक है, उसके बाद जो 150 टन्स है इसका 80% ही वो जो स्मेल्टर था वो निकाल पाता था, 20% वो निकाल नहीं पाता था। तो हमने क्या किया, इसका 20% में हमने 80% हमने इसका निकाल लिया जो कि है 120 टन्स। तो 10,000 में से जो हमें वो उसको सप्लाई किया जाता है उसमें से वो सिर्फ 120 टन्स ही कॉपर निकाल पाता है एक दिन में। ठीक है, तो वही हमें निकालना था कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन टन्स पर डे, मतलब एक डे में वो कितनी कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब वो कितनी कॉपर को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है टू determine the number of parrots in a sparse population an ecologist captures 30 parrots and puts rings around their necks and releases them after a week he captures 40 parrots and finds that 8 of them have rings on their necks. तो हमें बताना है कि what approximately is the parrot population. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 70, सेकेंड इज़ 150, थर्ड इज़ 160 और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है टू डेटरमाइन द नंबर ऑफ पैरट्स इन ए स्पैर्स पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिस्ट। हमें बताना है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है पैरट्स की वो कितनी है। ठीक है, एन इकोलॉजिस्ट कैप्चर, हमारे पास एक इकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने क्या किया 30 पैरट्स को कैप्चर किया और उनके जो नेक में थे उनके गले में रिंग्स डाल दी। ठीक है, और फिर उनको रिलीज़ कर दिया, उनको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक वीक के आफ्टर ए वीक उन्होंने एक वीक के बाद 40 पैरट्स को कैप्चर किया। ठीक है, 40 पैरट्स को क्या किया, कैप्चर किया। जब वो उन्होंने 40 पैरट्स को कैप्चर किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 8 थी जो जिनके गले में वो रिंग डाली हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो बाकी थे वो क्या थे, उनके गले में रिंग नहीं थी। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट अप्रॉक्सीमेटली इज़ द पैरट पॉपुलेशन। हमें बताना है कि हमारे पास कितनी हमारी टोटल पैरट पॉपुलेशन है, हमारे पास कितने पैरट प्रेजेंट हैं, तो हमें ये बताना है। तो ठीक है, तो देखिए हम पहले मान लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, हम फाइंड करना है कि टोटल पैरट पॉपुलेशन कितनी है। तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पैरट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ़ पैरट्स हमारे पास हैं x। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, कैप्चर किए थे 30 पैरट्स। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट ने कैप्चर 30 पैरट्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके गले में क्या कर दिया, रिंग डाल दी। ठीक है, एंड पुट रिंग ऑन देयर नेक्स। ठीक है, तो हम देखो अभी रेशो ऑफ, ठीक है, अब हम रेशो निकाल रहे हैं, रेशो ऑफ पैरट्स जिनके गले में रिंग है। ठीक है, ऑन हैविंग रिंग ऑन देयर नेक, सिर्फ हैविंग रिंग लिख रही हूँ मैं, हैविंग रिंग। ठीक है,
जिनके गले में रिंग है हम उनकी अब रेशो निकालेंगे तो हमारे पास x, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैरेट्स हैं तो 30 ऐसे हैं, 30 जिनके गले में क्या है, रिंग है, ठीक है। तो हमें निकालना है, तो पहले गले में जिनके रिंग है 30 है हमारे पास, टोटल है हमारे पास x, तो इस रेशो में हमारे पास क्या है, रिंग्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक वीक के बाद 40 पैरेट्स को कैप्चर किया, ठीक है, 40 पैरेट्स को कैप्चर किया उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 8 के गले में क्या थी, रिंग थी, ठीक है, 8 हैज़ रिंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इनकी जो हम रेशो निकालेंगे भी कितने पैरेट्स में रिंग थी, ठीक है। तो इनकी रेशो निकालते हैं, तो हमारे पास 8 में रिंग थी, ठीक है, कितने पैरेट्स में से, 40 पैरेट्स में थे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रेशो है, रिंग्स की रेशो है, रेशो ऑफ रिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रेशोज़ होगी 30/x और 8/40। अब जो ये दोनों मतलब जो हमारे पास इन्होंने ये दोनों हमारे पास जो उन्होंने फिनोमिना की है, ये क्या है, रैंडम है, मतलब पहले उन्होंने 30 में रिंग डाल दी, उसके बाद क्या किया, फिर से उन्हें कैप्चर किया। तो ये दोनों प्रोसेस के थे, रैंडम थे, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रेशोज़ होगी, ये क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो इन दोनों में इक्वल रख सकते हैं हम, 30/x इक्वल टू 80/40। असल में है क्या, दोनों ही रेशोज़ हैं भी, कितनों के गले में, कितने पैरेट्स के गलों में क्या है, रिंग डाली हुई है, तो ये दोनों रेशोज़ क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमने ये दोनों रेशोज़ का क्या कर लिया, इक्वल रख लिया। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x यहाँ पे डिवाइड में है, वो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास 2 है, यहाँ पे 10 है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे 5 है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 30 × 5 डैट इज़ 150। तो हमारे पास ऑप्शन में देखिए 150 है, हाँ जी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है 150 पैरेट्स वाला, ये क्या आ जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने रेशो निकाली, पहले हमने निकाली 30 पैरेट्स की, x के साथ भी कितने पैरेट्स में रिंग डाली है, उसके बाद हमने निकाली जितने हमने कैप्चर किए, ठीक है, यहाँ पे 40 है, तो कितने कैप्चर किए और कितनों के गले में रिंग है, हमने उनकी रेशो निकाली। तो ये दोनों रेशोज़ क्या होनी थी, इक्वल होनी थी, क्योंकि दोनों ही जो रिंग थी भी कितने के गलों में रिंग है वही रेशो थी, तो दोनों को इक्वल होना था, क्योंकि दोनों क्या थे, रैंडम उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की थी, तो ये दोनों क्या होनी थी, इक्वल होनी थी, ठीक है। तो इससे फिर दोनों को हमने इक्वल रखा और x की हमने ईजिली वैल्यू निकाल ली, जो कि बहुत ईजी थी, बस मैंने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज किया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ए रिवर इज 4.1 किलोमीटर वाइड, ए ब्रिज built across it has 1/7 of its length on one bank and 1/8 of its length on the other bank. What is the total length of the bridge? Total length of the bridge. हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं 5.1 किलोमीटर, 4.9 किलोमीटर,
5.6 किलोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 5.4 किलोमीटर। तो निकालेंगे हम इनका सोल्यूशन। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए रिवर इज़ 4.1 किलोमीटर वाइड। तो हमारे पास एक रिवर है जो क्या है 4.1 किलोमीटर वाइड है। तो ये मान लीजिए हमारा रिवर है जो क्या है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 4.1 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ब्रिज बिल्ड किया है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ब्रिज बिल्ड किया है, ठीक है। तो रिवर यहाँ पे थोड़ा ऐसे होगा, यहाँ पे ब्रिज डाला है उन्होंने, तो ये उन्होंने ब्रिज यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो अब देखिए बिल्ड अक्रॉस इट हैज़ 1/7 ऑफ इज लेंथ ऑन वन बैंक। तो यहाँ पे एक साइड पे क्या किया उन्होंने 1/7 लेंथ ली हुई है उन्होंने वन बैंक पे, और सेकंड किनारे पे उन्होंने ली हुई है 1.8 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, ऑन द बैंक। हमें बताना है जो हमारी टोटल लेंथ है, हमारी जो ये ब्रिज है इसकी जो टोटल लेंथ है वो है, हमें वो बतानी है कि वो कितनी है। तो मान के चलते हैं वो हमारी टोटल लेंथ क्या है, x है, ठीक है, ठीक है। तो मानते हैं हम टोटल लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी है, लेंथ ऑफ द ब्रिज इज x, ठीक है। तो मैंने मान ली भी टोटल जो लेंथ है हमारी ब्रिज की वो क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ तक आएगी हमारी। तो अब देखिए यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास है, तो जो हमारी एक साइड है, एक जो बैंक फर्स्ट है, यहाँ पे बैंक फर्स्ट है, ये हमारा बैंक सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक साइड पे 1/7 लाई हुई है, 1/7 जो हमारी टोटल लेंथ है, और यहाँ पे हमारे पास 1/8 है जो हमारी टोटल लेंथ है, ठीक है। तो हमारी टोटल लेंथ क्या है, x है। तो x का जो क्या होगा, तो एक साइड पे हमारे पास क्या है x/7 है और दूसरी साइड पे क्या है x/8 लेंथ है। तो अगर तो हमारी रिवर की हमें लेंथ दी हुई है, तो हमें बताना है कि जो हमारा ब्रिज जो हमें कंस्ट्रक्ट किया है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, ठीक है। जो x उसकी टोटल लेंथ होगी वो इनके सम के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम देखो अगर हमारी टोटल लेंथ क्या है x है, तो इसका एक पोर्शन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक है 7th पार्ट प्लस एक है 8th पार्ट, ठीक है। दोनों बैंक फर्स्ट बैंक सेकेंड। उसके बाद है हमारे पास जो हमारा सेंटर में रिवर है, तो वहाँ पे भी हमारा क्या हुआ है, रिवर ब्रिज बना हुआ है, तो ठीक है। इतने डिस्टेंस तक क्या है हमारा ब्रिज क्या है बिल्ड हुआ है। बैंक 1 का क्या मतलब है कि किनारा 1, बैंक 2 का क्या मतलब है किनारा 2, ठीक है। तो हमारे पास है ये, हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब देखो ये सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वेरिएबल वाली साइड को एक साइड ले आइए, तो हमारे पास आ जाएगा x/7 माइनस x/8। तो यहाँ पे है हमारे पास 4.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इनको x कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 1/8, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 8, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 माइनस 8 माइनस 7, तो यहाँ पे है हमारे पास 4.1, ठीक है। तो हम x ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ पे 56 ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हमारे पास है 8 से 14 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 41। तो ये हमारा आ गया 41 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4.1 को लिख सकते हैं हम 10, क्योंकि डेसिमल हटा दिया मैंने, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो x हमारा हो जाएगा, तो x हमारे पास यहाँ पे आएगा 41 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 56 41, ठीक है। तो 41 के साथ 41 कैंसिल आउट हो गया, और 56 डिवाइड बाई 10 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5.6 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ था कि हमारे पास 41 किलोमीटर का रिवर है, ठीक है। तो उसके दोनों हमें टोटल ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है, तो उसका जो हमारा किनारा फर्स्ट है उसने उसकी 7th लेंथ ले ली है, ठीक है। और जो हमारा किनारा सेकंड है बैंक 2 है उसका उसने 8th पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने तीनों को इक्वेशन की फॉर्म में बनाया, और उसके बाद क्या किया, लीनियर इक्वेशन थी हमारे पास 1 वेरिएबल की, तो हमने वेरिएबल को एक साइड कर लिया और कांस्टेंट को एक साइड रखा, और उसमें से कांस्टेंट की वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारी x आ गई। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था
तो हमारा ये क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको इक्वेशन को, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है कि आपको क्या कहा गया है, उसके बाद उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए, इक्वेशन को फिर सॉल्व कीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है इंट्रावीनस हमारा क्वेश्चन है इंट्रावेनस फ्लूइड has to be administered to a child of 12 kg with dehydration at a dose of 20 milligram of fluid per kg of body weight in 1 hour. What should be the drip rate in drops per minute of fourth fluid? ठीक है, हमें दिया हुआ है कि 1 जो मिलीग्राम है वो किसकी इक्वल है, 20 ड्रॉप्स की, और हमें ऑप्शन दी हुई हैं, ए है हमारे पास 7, बी है हमारे पास 80, सी है हमारे पास 120 और डी है हमारे पास 4। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंट्रावेनस, जिसको हम फोर्थ फ्लूइड भी बोलेंगे, ठीक है, तो फोर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंट्रावेनस फ्लूइड है, हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू ए चाइल्ड ऑफ 12 kg। हमारे पास चाइल्ड है जिसकी वेट क्या है, वेट यहाँ पे लिखते हैं हम, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्वांटिटीज़ क्या है हमारे पास, हमें गिवन है वेट ऑफ चाइल्ड, गिवन है वेट ऑफ चाइल्ड जो कि हमारे पास है 12 kg। ठीक है, उसके बाद है विद डिहाइड्रेशन एट ए डोज ऑफ 20 mg ऑफ फ्लूइड पर kg ऑफ बॉडी वेट इन 1 hour। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डोजेस देते हैं, कितनी डोज देते हैं, डोजेज है हमारे पास, कितनी देते हैं डोजेस इन 1 hour, 1 hour में कितनी डोज देते हैं वो 20 mg। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 20 mg, जो हमारा 1 mg है, यहाँ पे वो पर kg देते हैं, पर kg मतलब सिर्फ 1 kg के लिए इतनी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 mg हमारे पास उन्होंने दिया हुआ है, कितनी ड्रॉप्स के इक्वल होता है, 20 ड्रॉप्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो 1 hour में कितनी ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ड्रॉप्स, यहाँ पे डोजेस थी, यहाँ पे हम ड्रॉप्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ड्रॉप्स इन 1 hour। ठीक है, 1 hour में कितनी ड्रॉप्स देंगे वो, तो वो देते हैं 20 इंटू 20। ठीक है, 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 ड्रॉप्स। तो इतनी ड्रॉप्स देते हैं वो पर kg के लिए। ठीक है, 1 kg के लिए इतनी देते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द ड्रिप डेट
इन ड्रॉप्स पर मिनट, हमें ड्रॉप्स निकालनी है पर मिनट ऑफ फोर्थ फ्लूइड भी उस चाइल्ड के लिए हमें निकालनी है। हमने निकालनी है क्या, ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है, हमने निकालनी है ड्रॉप्स पर मिनट निकालनी है उस चाइल्ड के लिए, ठीक है। अब देखो चाइल्ड का जो वेट है वो क्या है 12 kg है, तो यहाँ पे हमें पर केजी के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें पर केजी के लिए हम 400 ड्रॉप्स देते हैं, तो हम चाइल्ड के लिए कितनी ड्रॉप्स देंगे, ठीक है। फॉर चाइल्ड के लिए हमारे पास कितनी ड्रॉप्स होंगी 12 × 400, तो हमें इतनी ड्रॉप्स उस चाइल्ड के लिए देंगे, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है। तो हमें बताना है कि ड्रिप डेट कितनी होगी, मतलब ड्रॉप्स पर मिनट बताना है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम है, तो हमारे पास 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें पर मिनट का निकालना है। यहाँ पे हमें आवर का दिया हुआ है, ठीक है, तो आवर का हमें इतना है, मतलब 60 मिनट में हम इतनी देखते हो 60 मिनट में हम इतनी ड्रॉप्स दे रहे हैं, 60 मिनट्स में हम इतनी ड्रॉप्स दे रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि हम 1 मिनट में कितनी देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, देखिए हमें निकालना है ड्रॉप्स पर मिनट निकालनी है, पर मिनट, तो ये हमारे पास आ जाएंगी 12 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 80, तो हमारे पास आंसर आ गया 80। तो हमारी जो रेट है वो क्या थी ड्रॉप्स पर, तो ये हमारी आ गई है ड्रॉप रेट ये हमारे पास आ गई है 80। तो हम हर मिनट में 80 ड्रॉप्स देंगे उस चाइल्ड को, ठीक है, पर केजी के जो भी हमारा चल रहा है, ठीक है। इस सोल्यूशन की, इस फ्लूइड की कितनी ड्रॉप्स देंगे 80 ड्रॉप्स हम देनी पड़ेंगी हमें 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए हमें दिया क्या हुआ है, ध्यान से समझना है आपको। उन्होंने बोला है कि हमें फ्लूइड की वो हम 20 kg चाइल्ड के लिए हम चेक कर रहे हैं, जिसको डिहाइड्रेशन है, ठीक है, वेट उसका चाइल्ड का वेट हमें इतना दिया हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि 20 mg देते हैं हम फ्लूइड की पर केजी के हिसाब से, ठीक है, इन 1 आवर, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, पहले हम डोजेस कितनी दे रहे हैं, एक आवर में, 1 घंटे में कितनी डोजेस दे रहे हैं 20 mg पर केजी, मतलब 1 केजी के लिए हम 20 mg देंगे। 12 के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई किया, मैंने लास्ट में किया है, ठीक है, तो आप चाहे तो पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 1 आवर के लिए पहले निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ड्रॉप्स निकालनी है, हमें निकालना क्या है ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है। तो मैंने mg को पहले क्या किया ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया, हमें दिया हुआ है कि जो 1 मिलीग्राम है वो किसके इक्वल है 20 ड्रॉप्स के, तो मैंने इसको सिंपली 20 से मल्टीप्लाई करके ड्रॉप्स में निकाल लिया। अभी ड्रॉप्स हम कितनी दे रहे हैं, फिर ये थी ड्रॉप्स पर केजी, ठीक है, हमें निकालनी थी भी 12 kg के लिए कितनी निकाल रहे हैं, तो 12 के लिए मैंने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इतनी ड्रॉप्स आ गई थी। उसके बाद हमें निकालना है ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है, तो ये हमारी थी 1 आवर के लिए थी, तो हमारे पास 1 मिनट के लिए हमें कैसे निकालेंगे 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, 60 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये ड्रॉप रेट आ गई। तो हमारा आंसर क्या आया 80 हम ड्रॉप्स देंगे, तो हमारी जो बी ऑप्शन है वो क्या थी हमारी करेक्ट ऑप्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है, उन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द एजेस in complete year of a father and son and his son is 8899. The age of the father
when his child was born, when his son was born, हमें बतानी है। तो हमारे पास ऑप्शन है कैन नॉट बी ascertained due to inadequate data, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास इज 27 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 29 ईयर्स, our लास्ट ऑप्शन इज 31 ईयर्स। ठीक है, तो हमें बताना है इसका सोल्यूशन। तो देखिए इस न्यूमेरिकल को, तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एजेस इन कंप्लीट ईयर्स ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 899, द एज ऑफ द फादर व्हेन हिज सन वाज बॉर्न। ठीक है, हमें बताना है, देखो हमें दिया क्या हुआ है, उन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन द स्क्वायर ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन एंड फादर। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए एज ऑफ फादर क्या है, एज ऑफ फादर इज एक्स, तो मान लीजिए एज हमारी क्या है, एक्स है, और एज ऑफ सन क्या है, एज ऑफ सन है हमारे पास वाई। तो उन्होंने बोला है कि स्क्वायर ऑफ एजेस, तो स्क्वायर के कर लीजिए, एजेस का स्क्वायर किया और उसका डिफरेंस उन्होंने बोला है, डिफरेंस किसके इक्वल है, 899 की। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और हमें बताना है कि जब सन जब पैदा हुआ उसका, तो उसके जो फादर था उसकी एज कितनी थी, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कैन नॉट बी असरटेन ड्यू टू एन एडिक्यूट डाटा, मतलब क्या है, हम उनकी वैल्यू को नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो डाटा उन्होंने प्रोवाइड करवाया है वो क्या है, अनसफिशेंट है, वो पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास 27 ईयर्स, थर्ड है 29 ईयर्स, और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दी है, यहाँ पे डी ऑप्शन है, मैंने फोर्थ लिख दिया, तो डी ऑप्शन है हमारे पास 31 ईयर्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना उसकी क्या होगी, एज होगी। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें उन्होंने बोला है कि जो उनके एजेस का डिफरेंस है, हमें सिर्फ ये इतना उन्होंने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 899। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या किया है, हमने इसको फैक्टर फॉर्म में करना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम इसको फैक्टर फॉर्म में करेंगे। जब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनकी क्या होगी, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जब हम इनको फैक्टर फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाय 31, तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं हम 29 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 899 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल इनको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास एक तो हमारे पास x माइनस वाई है, एक हमारे पास x प्लस वाई है। ठीक है, x और y क्या है, एजेस हैं, तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो x प्लस वाई होगा वो क्या ग्रेटर देन ही होगा x माइनस वाई से, क्योंकि दो एजेस हैं तो प्लस तो हमेशा ग्रेटर देन होता है माइनस से। तो जो हमारा x प्लस वाई है वो क्या होगा, x प्लस वाई हमारा 31 होगा, और जो हमारा x माइनस वाई है वो क्या होगा, 29 होगा। ठीक है, जो x माइनस वाई है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, x क्या है, एज ऑफ फादर, और y क्या है, एज ऑफ सन। तो ये क्या होगी, फादर और सन की एज का डिफरेंस हो गया, जो हमारे पास आ रहा है 29। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब उसका सन क्या था, बॉर्न हुआ, सन बॉर्न क्या क्या मतलब होगा, जब y की वैल्यू 0 थी तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो एज का डिफरेंस होता है, तो देखिए मान लीजिए एक फादर की एज 20 ईयर्स है, मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है, फादर की एज हमारे पास 20 ईयर्स है और सन की एज है हमारे पास 2 ईयर्स। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 2 ईयर्स आ गया। अब 10 ईयर्स के बाद देखते हैं तो फादर की एज क्या होगी, 40 हो जाएगी,
और सन की एज क्या होगी हमारे पास आ जाएगी, सन की एज क्या हो जाएगी 20 के बाद हमारे पास आ जाएगी 20, तो 10 ईयर्स के बाद हमारे पास आ जाएगी जो मतलब उनका जो हमारे पास, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस आया है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 18 आ गया। दोनों की एज में इतना डिफरेंस है। आप देखिए 10 ईयर्स के बाद क्या होगा, 10 ईयर्स के बाद इसकी एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 30 ईयर्स और सन की एज क्या हो जाएगी 22। ठीक है, सन की एज क्या होगी, सॉरी नॉट 22 इज 12 ईयर्स। अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 10 ईयर्स के बाद भी तो वो क्या होगा, सेम ही आएगा। यहाँ पे भी 18 है, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है वो सेम ही रहता है, चाहे आप जिस भी एज में चले जाएं, जो डिफरेंस आ गया है। जैसे आपके छोटे बहन भाई होते हैं, किसी के वो 2 साल बड़े होते हैं, किसी के 2 साल छोटे होते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है, आपकी एज भी ज़्यादा कम वक्त के साथ बढ़ती है, आपके ब्रदर या सिस्टर की बढ़ रही है, तो जो एजेस का डिफरेंस है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो हमेशा सेम ही रहता है। अगर आपका ब्रदर आपसे 2 साल छोटा है तो वो 2 साल छोटा ही रहेगा, फिर चाहे कि आप 20 साल बाद चेक कर लें या फिर आफ्टर 10 ईयर्स चेक कर लें, बिफोर 10 ईयर्स चेक कर लें, वो आपसे 2 साल छोटा है तो वो 2 साल छोटा ही रहेगा। तो जो डिफरेंस होता है हमारा एज का वो क्या होता है, वो सेम आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये क्या होगी, ये सेम रहेगी। फादर और सन की जो एज में डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो हमें बताना है कि जब उसका सन क्या हुआ था, पैदा हुआ था, तब उसके जो फादर था उसकी एज कितनी थी। जब सन पैदा हुआ तो वो कितने ईयर्स का होगा, वो 0 ईयर्स का ही होगा ना, जब पैदा ही हुआ है अभी हो। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 29। तो जब उसका सन पैदा हुआ था तो उसकी एज कितनी थी 29 ईयर्स। तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ एक चीज़ लगाई है कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। और मैंने एक और चीज़ यहाँ पे लगाई है कि जो हमारा प्लस होता है 2 नंबर्स का, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उन नंबर्स के माइनस से। ठीक है, जब जो 2 नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो क्या होगा, उनका जो प्लस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा x माइनस वाई से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो हमारे आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी का हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।